चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बीएसएससी का सेट यहाँ लगाने वाले हैं। कैम्ब्रिज जीएस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले सेट हम जो दिए थे, 2 दिन पहले दिए थे, उसमें भी सभी अपने प्यारे मित्रों को वही बातें याद दिलाए थे कि देखिए, अगर आपको जॉब पाना है तो प्रत्येक दिन एक सेट लगाना बहुत जरूरी होगा। ठीक है। जैसा कि बीएसएससी वाले में 150 प्रश्न का सेट था, उसमें हम 2 भाग कर करके सेट लगा रहे थे। जैसे 75 प्रश्न करके सेट हम लगाए थे। तो इससे पहले हम इसका पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से सेट आप लगा लीजिए। देखिए, 2 दिन में एक सेट कंप्लीट करने का मतलब हमारा क्या था कि 75 प्रश्न ही हम लेकर के चले, 1.5 घंटे ही, 1.5 से 2 घंटे ही क्लास लें, लेकिन उस प्रश्न का एनालिसिस काफी अच्छे तरीके से करें। वही वाली बात हो जाता है ना कि पढ़े कम ही, लेकिन इतने अच्छे तरीके से पढ़े ना। जैसे सेट लगाने के लिए तो आप उस हिसाब से बोलिएगा कि 1.5 घंटा का सेट लगाना है तो इतना लॉन्ग टाइम लेना क्या जरूरी है, फटाक से सेट लगा लिए। देखिए, सेट लगाने से कुछ नहीं होता, सेट लगाने से कुछ नहीं होता, बशर्ते उसका सॉल्यूशन करने से होता है। यहां हम सेट लगा नहीं रहे हैं, सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसे ये जो सेट चल रहा है, ये 2015 के बीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया। तो अब इसका सॉल्यूशन करना, और सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसके आसपास के इर्द गिर्द के सभी प्रश्न को एनालिसिस करना। ऐसा नहीं कि आए और हवा फाकी मार करके निकलते हुए चले गए। ठीक है। तो अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करना, और वही हमारा उद्देश्य रहता है। और हम देख रहे हैं कि बीते दिनों में बहुत सारे हमारे प्यारे मित्रों जो कि काफी अच्छे से जुड़ रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो आप सब लोग भी जुड़िए और इसका फायदा उठाइए आप सब लोग। चलिए देखिए, यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं, जो कि अभी फिलहाल कुछ प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। तो आज ये 150 प्रश्न कंप्लीट होंगे इस वीडियो में। तो फटाक से वीडियो को आप सब लाइक कर दीजिए। और थोड़ा एक चीज मिस करते हैं, मेंबरशिप सब्सक्राइब तो आप सब लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हम देख रहे हैं, लेकिन कमेंट वगैरह किन्हीं का नहीं रहता। जैसे कमेंट रहने से उससे हमें ऊर्जा मिलेगी कि चलिए, हाँ, कोई है हमारे प्यारे मित्रों जो कि हमारे इस मेहनत की वजह से उन्हें फायदा हो रहा, तो वो भी आप जरूर कीजिए कमेंट, ताकि उससे हम देखें तो और हमें ऊर्जा मिले और क्लास को एकदम काफी लगातार लेते रहे हम। ठीक है। चलिए आइए, और 77 नंबर के रीजनिंग प्रश्न को हम सब देखते हैं। जैसे देखिए, 77 नंबर के प्रश्न काफी आसान है। इसको रीजनिंग के प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि इस शब्द को अर्थ में इतना लिखा जाता है। ठीक है। और इसका अर्थ है जो इतना होता, साथ में इसका अर्थ है जो इतना होता। तो इस प्रश्न में पूछा गया है इसका अर्थ क्या होगा। अब एक बात बताइए, जैसे देखिए, इसमें शब्दों को देखना होता है कि कौन शब्द किसके जैसे मिल रहे हैं। जैसे इसको देखिए, हम लिख देते हैं इस तरीके से लिख करके। और वैसे एग्जाम में उतना लिखना नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट दिमाग लगाना है। ठीक है। उतना समय आपके पास नहीं रहेगा जो आप इस तरीके से कलम और कॉपी पे लिखना है, फास्ट सॉल्यूशन करना है। यहाँ हम समझाने के लिए आपको क्या कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं। एक अर्थ और दिया, अब इसमें देखिए, ये ऊपर वाले में देखिए यहाँ क्या क्या मिल रहा है आपको। ये शब्द भी मिल रहा है, ये शब्द भी मिल रहा है, यहाँ भी ये मिल रहा, यहाँ भी ये मिल रहा। इस दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये देखिए शी इज कॉमन मिल रहा है, अर्थात ये दोनों का अर्थ यही होगा। ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें इसमें से कोई संबंध बता रहा है। हाँ, जैसे यहाँ देखिए एक संबंध है, तो यहाँ इज, मतलब ये कंफर्म हो गया है कि री का अर्थ इज होता है। चलिए और कुछ, यहाँ देखिए, यहाँ ये भी है तो यहाँ भी है, तो इसमें ऑलवेज का ये हो जाए। और तो बचा क्या, यही बचा, और यही तो पूछ रहा, यही तो हमसे पूछ रहा था। तो ये बीच वाला में देखिए, इधर एक कॉमन और एक कॉमन इधर बचा, अर्थात उसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएंगे। यही चीज इसका पूछ रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉमन चीजों को चुन सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थान को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। मतलब यहाँ 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 कौन से शब्द रखे जो एक क्रम में बन जाए, एक क्या में बन जाए, क्रम में बन जाए।
जैसे इसमें देखिए हम कुछ कॉमन चीज ढूंढने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें जो इसका समूह है वो 1 2 3 4 5 6, छह छह समूह में बांटा गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कुछ ऐसा रखिए कि जो एक समूह में आ जाए। जैसे इसमें देखिए रखा क्या गया है, यहाँ पे ए रखते हैं, यहाँ पे ए रखते हैं, ये सी हो जाएगा। यहाँ डी रखते हैं, ए सी डी बी डी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए सी बी सी डी ए, यहाँ ए रखते हैं क्योंकि तीनों में रखना है ना। ए सी डी बी डी ए, सी बी सी डी ए बी, ए सी डी बी डी ए, इस तरीके से ए सी डी बी डी ए एक बनाया गया। सी बी सी डी ए बी, ठीक है। यहाँ देखिए ए सी डी बी जस्ट अपोजिट, ए सी डी बी डी ए का समूह बनाया जा रहा है। सी से सी बी सी डी ए बी, और उसके बाद ए सी डी बी डी ए सी बी डी डी ए, जो कि ये वाला फिर से रिपीट हो गया यहां जाकर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि हम भरे क्या, किसको किसको भरे, ए को डी को, ए को बी को, सी को डी को। ये ऑप्शन देखिए कहाँ है, ए डी ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी में कॉमन एक संबंध इसमें ढूंढना आता बबुआ, जो कि आप सबको रीजनिंग के ज्ञाता ही होंगे। आप सब लोग रीजनिंग के क्या होंगे, ज्ञाता ही होंगे। क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी में कूदे हैं तो इससे पहले तैयारी तो आपका जबरदस्त ही हुआ है, तभी तो आप आज इतना दूर तक के पहुंचे, सेट तक पहुंचे। ठीक है, चलिए 79 नंबर में आ जाएगी। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित चित्रों में एक पासे के 3 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई है, लाल पृष्ठ के विपरीत कौन होगा। देखिए लाल के विपरीत काला और हरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हरा है, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखा जाए कि लाल, तो लाल के हरा नहीं, ठीक है, और ना ही काला है। अब इसको एक चीज सोचा जाए कि अगर इस पासा में ही लाल हमको दिख रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको अगर हम ऐसे घुमाए, अर्थात ऊपर अगर काला हो तो इस तरफ क्या आना चाहिए, लाल आना चाहिए। इसको ऊपर अगर घुमा दे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसको इस डायरेक्शन में घुमाओ, तभी ना यहाँ काला लिया है। इसको ऊपर घुमा के, तो काला जब इसको ऊपर लिया गया तो लाल दिखना चाहिए, नहीं तो लाल के विपक्ष वाला दिखेगा। इतना फोकस रखो, ठीक है, दिमाग लगाओ। इसको इस डायरेक्शन में घुमाओ तो ऊपर काला और इस तरफ लाल, या लाल के उल्टा, तो लाल या लाल के उल्टा में पीला आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर इसको हम इस डायरेक्शन में घुमाएं तब, अब अगर यही चित्र को गौर करो, यही चित्र को हम इस डायरेक्शन में नहीं, इसको ऐसे घुमाएं, हरा को ऊपर कर ले, हरा को क्या कर ले, ऊपर कर ले, तो लाल जस्ट उसके अपोजिट चला जाएगा। और लाल के जस्ट इस तरफ अगर हरा ऊपर आ गया, हरा अगर ऊपर आ गया तो लाल है जो अंदर भाग में चला जाएगा, अर्थात यहाँ आएगा कौन, पीला। मतलब या तो इस पासे को इस डायरेक्शन में घुमाए तो काला ऊपर जाने के बाद लाल के अपोजिट पीला दिखेगा, और या अगर इसको ऊपर दिखाया जाए तो फिर भी हरा को अंदर करने के बाद लाल के अपोजिट पीला ही दिखाई देगा, और इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, पीला होगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न, चलिए देखिए 80 नंबर काफी आसान प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों। जैसे जो प्रश्न दिया है उसका निशान चेंज कर देना, जैसे 45 लेकिन प्लस के जगह भागा दिया तो भागा कर दिए माइनस, ये माइनस के जगह गुना कह रहा, गुना कर दिए 3, गुना के जगह प्लस कह रहा, और भागा के जगह माइनस कह रहा। देखिए इसको काट दीजिए, 9 पचे 45, 5 गुना 3 15 माइनस 2, ये हो जाएगा 5 किया 15 प्लस 15 माइनस 2, 15 15 30 में से 2 चला गया, क्या आ गया आंसर 28, जो कि आप देख रहे हैं ऑप्शन क्या हो गया, डी नंबर। ऑप्शन कौन से हो गए, डी नंबर इसका ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये काफी, ये सब आसान प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग के ये सब काफी आसान प्रश्न है। चलिए 80 के बाद चलते हैं 81, 81 नंबर आ जाइए। जैसे यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा, 16 में से 2 घटा करके 2 लिखा जा रहा, 9 में से 3 घटा के 0 लिखा जा रहा, 81 में 1 घटा के 8। जैसे इसको ये नहीं देखिए,
इसको अगर हम रूट कर दें तो 4 निकलेगा और 4 में से 2 गया 2। उसी प्रकार इसको रूट कर दे, 3 में से 3 चला गया 0। इसको रूट कर दे, 9 में से 1 चला गया 8। उसी प्रकार इधर तो 64, 8 में से 4 चला जाएगा 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, जो कि 81 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए कहा जा रहा है कि इस तरीके से इसको 79 लिखा गया, इसको कोडिंग 1 करें और इसको 19 करें, GH 8 करें, 1 करें। देखिए जोड़ेंगे तो नहीं होगा, लेकिन इसका अपोजिट करेंगे तो हो सकता है। जैसे ये 26 हो गया और इधर 8 हो गया और ये 19 हो गया और ये 26 हो गया। इसको जोड़िए, 6 8 6 14, 14 और 9 23, 6 23 6 29 के 9, हाथ में 2 2 2 4 1 5 5 2 7। देखिए मतलब जस्ट ये जो दिया है इसके उल्टा करके जोड़ने के बाद इतना आ रहा। तो इसमें भी वैसे ही कीजिए, पहले आप कोड लिख लीजिए, यू भी 22 9 14 1 25। इसमें आ जाइए 2 8 21 19 8 1 14। ठीक है, अब देखिए, अब इस सब का अपोजिट कीजिए और अपोजिट करके जोड़ने चले जाइए। जैसे 22, तो ये 5 इसका अपोजिट निकलेगा, इसके अपोजिट से 5 निकलेंगे। यहाँ 9 है तो 9 से क्या निकलेगा? 9 से तो इधर 7 को 9 गया, मतलब तो मच्छर आज खेला के लिए, मच्छर तो आज खेला किया हुआ। इसका अपोजिट लिखना है सबका। ठीक है, सबका क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है। देखिए सबका अपोजिट फिर से अब लिखना पड़ जाएगा, भी। चलिए देखिए, आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 है। इतना को इतना लिखा जा रहा है। देखिए इसका अपोजिट करके लिखा गया है। जैसे कि 1 है और ये 19 है, 8 है, 1 है, इसका अपोजिट 26। इसका हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा 8 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 8 का 19, 19 तो इसको तो ज्यादा होना चाहिए ना, 8 होना चाहिए इसको, और 1 का अपोजिट 26। तो 8 से 14 9 23 6 29, ये 79 आ जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ यू भी 22 9 14 1 25, फिर 2 8 यू 21 एस 19 8 1 14। अब इस सब का अपोजिट लिख के जोड़ना हमें, तो 22 22 5 27। 9 का अपोजिट क्या होगा? 17, 17 होगा या 18 होगा? 18 होगा। फिर यहाँ 14, तो 14 के अपोजिट 13 होगा, 1 26। फिर ये 25 2 27, फिर ये 25, फिर ये 8, तो 8 का अपोजिट 19 होगा, 19। फिर 21, तो 21 का अपोजिट 6 होंगे। फिर 19 का हो जाएगा क्या? 19 का अपोजिट 8 होंगे। और फिर 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 है तो 26 और ये 13। इन सभी को जोड़ो, इन सभी को क्या करो? जोड़ो। तो जोड़ते हैं, आइए इधर से काटते चलते हैं। 5 8 5 13, 3 16, 2 22, 2 24, 5 29 और 9 48, 48 और 6 48 से 54, 54 8, 54 8 62, 62 6 68 और 3 68 3 71, एक है लास्ट में, और लास्ट में एक देख लो, फर्स्ट ऑप्शन है, इसीलिए 82 का देख लेते हैं, एकदम सही है। 82 का 180 आएगा जी जोड़े पे। इसको अपोजिट करके जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब देख लीजिए आप अपोजिट, बस कुछ नहीं, इसका क्या करना, अपोजिट करना है। जैसे लाइए देखिए, हम फिर से करते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं कि बोला जाए कि कहीं छोड़ करके हम आगे निकल गए। जैसे वो क्या हो जाएगा? 22 9 14 1 25, 2 8 यू 21 एस 19 8 1 14। अब सबका अपोजिट लिखिए, तो 22 का अपोजिट 5, 5 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 25 प्लस है ये 26, 26 होगा। ये 25 2 27, 2 25 2 27, 8
तो 7 एक 8 19, 21 छो, और ये 7 एक 8, और ये 8 है तो 19, और 1 है तो 26, और 13 है तो 14। अब इसको जोड़ करके 100 कितना आएगा, 80 आएंगे, 180, और वही 180 यहाँ लिखा गया। ठीक है, 82 नंबर के बाद 83 में आइए। कुछ नहीं, इतना का कोडिंग भाषा में ये और इतना का ये लिखा जा रहा है, तो यहाँ आ जाइए। तो उसको ये तो पी का देखिए, पी को क्या लिखा गया, पी का 6 लिखा गया, आई को 5 लिखा गया, सी 3 नंबर, उधर भी 3 नंबर 7 लिखा गया, एन लास्ट में 0 लिखा गया, आई का तो 5 लिखा ही गया, शी का क्या लिखा गया 7, 657057, 657057। ठीक है, 83 के बाद आइए 84 नंबर। इस तरीके से एकदम मस्ती करते हुए सेट बनाइए, एकदम इत्मीनान से। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज जो आप समय दे करके प्रैक्टिस करेंगे, यही एग्जाम के समय में आपका फायदा होगा। ये 6 2 पंक्ति में बैठल है, 3 करके ऐसे करके बैठल है। ठीक है, यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नए है, मतलब अंत में नए है, तो ई जाहिर सी बात बीच में होगा। ठीक है, डी है जो एफ के बाईं ओर है, डी है जो एफ के बाईं ओर है, डी है जो एफ के बाईं ओर है। अगर हम यहाँ एफ दे दें तो एफ के बाईं ओर एक छोड़कर, तो एफ के बाईं ओर एक छोड़कर यहाँ डी हो गया। ठीक है, सी एवं ई अगल बगल बैठल है, तो एजा इस सी है, ई है, तो इस तरफ हो सकता है कौन हो जाए, सी हो जाए, यानी तो इस तरफ भी सी हो सकता है। सी एवं डी का विकर्ण पूर्ण है, देखिए सी और डी विकर्ण में आ गया, मतलब सी उधर ही रहेगा। बी एवं एफ अगल बगल में है, तो बी और एफ, तो देखिए ना एजा एक ही ना कॉलम खाली है, एजा बी एफ हो गया, तो यहाँ पर एक ही ना बचा कौन, ए। अब इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न में पूछ रहा है क्या, बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, बी के सामने कौन बैठा है, 84 के बाद चलिए 85 नंबर। क्या कहा जा रहा है, यदि किसी कूट भाषा में इतना को, देखिए आर है, आर लिख दिया है, ई टी ए में उलट दिया, तो उसी हम भी लिखे, टी है लिख देते हैं, और एटी को टी ए कर दिया, उसी प्रकार यहाँ आई आर कर देंगे। फिर यहाँ ई तीनों में देखिए, ई तीनों में देखिए, एन को पहले ले आया और उसके बाद आई, तो 3 नंबर, उसी प्रकार हम एल को पहले ले लेते हैं, अब बी रहे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ई तीनों में क्या किया, एन को पहले ले लिया, आई ओ कर दिया, उसी प्रकार एल बी ए कर देते हैं। मिला ये है क्या, टी आई आर एल बी ए, पहला नंबर। तो 85 का क्या हो गया, 85 का ए नंबर हो गया। ठीक है, आइए 86 नंबर आता है, कह रहा यदि रानी के पिता के चाचा, यहां समझिए ये हो गए रानी, रानी के ये फादर हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पिता के चाचा, मतलब इसका भी चाचा ले लो तो ऊपर ही एक पीढ़ी चले जाएंगे, चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, मतलब ये जो अनूप हो गया, अनूप के पिता, अनूप के पिता कि ई जो लग रहा है वो क्या लग रहा, पोते लग रहा, पोते मतलब समझ रहे हो, यहाँ बीच में एगो और है तो तब ना, क्योंकि इसके बाबूजी कोई तो है, इसके बाबूजी कोई है था नहीं, पोता लगा। चलिए बहुत अच्छा, तो अनूप का रानी से संबंध क्या, और कहा क्या जा रहा कि अनूप अपने पिता का एकलौता पुत्र है, अनूप है जो अपने पिता, मतलब इसका ये जो अनूप, अनूप अपने पिता, अनूप के पिता के ई पोता हो गया, समझ रहे, अनूप के पिता के ई कौन हो गया, पोता हो गया। ठीक है, और ई इसका एकलौता है, मतलब एजा एगो और है जो कोई है। ठीक है, तो ये हो सकता अनूप के पिता ही है, नहीं, अनूप के पिता के अलावा भी एजा एगो और है, इसका बेटा, जो कि अनूप के पिता के पोता, अनूप के पिता के पोता, मतलब अनूप के एजा ये बेटा एगो होगा, इसका ये बेटा होगा।
ठीक है, तो ये प्लस हो गए। अब देखिए यहाँ पूछ रहा अनूप का रानी से संबंध, तो ई देखिए, ई इसका बाबूजी और इसका दादा, तो ई इसका बाबूजी, ई इसका दादा, ई इसका पर दादा। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? तो अनूप का रानी से, अनूप का रानी से क्या संबंध है? तो ये देखिए, ई बेटा, तो ई इसकी ई बेटी थी, बहन थी, ई इसका बेटा और ई बेटी, समझना है, ई बेटा हो गया और ई कौन सी हो गई? बेटी, समझ रहे हो ना? इसके पिता के वो बेटा था ना, ई पोता में आया, तो ई दोनों भाई बहन हो गए। कौन कौन? ई और ई क्या हो गया? ई भाई हो गया और ई बहन हो गया। तो इसके दादाजी, ये इसके बाबूजी, ई इसके दादाजी, तो ई इसके परदादाजी। मतलब ई जो अनूप और रानी के बीच में परदादा तक का संबंध है। क्या संबंध है? परदादा का संबंध। अनूप प्लस ही है, अनूप प्लस ही है। और ये अनूप प्लस है मतलब ये जो बेटा ही है, बेटा ही है। देखिए फिर से इसको हम समझाने का प्रयास आपको करते हैं। ठीक है, ई हुई कौन? रानी। ई रानी के फादर और ई इसके चाचा। मतलब मान लीजिए एक पीढ़ी और ऊपर चले गए, ये अनूप नाम के एक लड़का है, अनूप के पिता, ई हो गया अनूप के कौन? पिता। अनूप के पिता के पोते हैं, मतलब ई इसका पिता, और एजा एगो और है बेटा था ना, जाके ई इसका पोता हुआ। ठीक है, तो अनूप के रानी से संबंध, तो यहाँ रानी के बाबूजी, ई दादा और ई परदादा। परदादे के समय में ई हो है परदादा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? परदादा। 86 के बाद आइए 87 नंबर में। क्या कहा जा रहा है कि 3 गो आलेख खींचा गया, भारतीय नेता और गायिका, जो कि भारतीय नेता और ये गायिका का हो। कहा जा रहा भारतीय नेता हो परंतु गायिका नहीं, मतलब ये जो भारतीय है वो नेता है, तो ये दू देखिए, नेता है लेकिन ये गायिका ई बॉक्स में नहीं है। आंसर क्या होगा? दू। ऐसा प्रश्न काफी आसान होता है। चलिए देखिए, आइए 88 नंबर प्रश्न में क्या करा, दिए गए में कितना त्रिभुज है, जो देखिए, तो ई हो गया एक त्रिभुज, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गए चार, ये पांच, ये छह, ये हो गया सात, ये 8, 9, ये हो गए 10, इधर 11, 12, 13, 14, इस तरफ का 15, उसके बाद पेन चेंज कीजिए, 15 त्रिभुज के बाद इस तरफ एक त्रिभुज बनेगा 15, ये हो गए 16, 16 के बाद इस तरफ, इसमें लगभग 19 से अधिक त्रिभुज बनते हैं। इसमें कितने बनेंगे? 19 से अधिक त्रिभुज। आप अस्थिरता से इसको कौन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, इधर आइए, इस प्रश्न में आइए, क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में? आइए 38, 15, 66, तो ये देखिए 8, 3, 11 और 5, 1, 6, 11, 6, 66, 9, 2, 11 जोड़ देना है, 9, 2, 11 और ये 6, 3, 9, 3, 12, 11, 12, 99। इसी प्रकार 8, 2, 10 और 4, 4, 8, 8 दही 80। मतलब फिर आज कीड़ा वाला परेशानी खड़ा करे शुरू कर दी जाएगी। इसका सी आंसर होंगे, कौन होंगे? सी आंसर होंगे। कथन निष्कर्ष का प्रश्न दिया है, करा 16% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, मतलब सॉरी 60%, मतलब जितना कर्मचारी था उसका 60% हड़ताल पर चला गया। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है। अभी बात ये तय नहीं है कि 60% में ही श्री गोपाल है या 40% में श्री गोपाल है। निष्कर्ष में आइए, क्या कहा जा रहा है? श्री गोपाल हड़ताल पर गया, अभी तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि 60% ही गया था, उसमें ही तो कहा नहीं रहा था कि ये भी गया, गोपाल भी। पहला तो गलत हो गया। श्री गोपाल हड़ताल में भाग नहीं लिया, ये भी नहीं कह सकते, नहीं तो कह सकते हैं कि लिया है और ना ही नहीं लिया। इसलिए ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डी हो गया। आ जाइए, इसमें आ जाइए, यहाँ प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। कुछ पक्षी बादल है, तो ये देखिए, ये बना दिए पक्षी और ये बना दिए बादल। उसके बाद कह रहा है क्या? कुछ घोड़ा पक्षी है, तो ये बना दिए घोड़ा, कुछ घोड़ा पक्षी है। मिला कुछ, निष्कर्ष क्या कर रहा है? कुछ बादल पक्षी है, कुछ बादल पक्षी है, सही है। कुछ घोड़ा बादल है, घोड़ा और बादल में कोई संबंध नहीं, इसलिए सिर्फ निष्कर्ष 1 लागू होगा। ठीक है, 91 के बाद आइए 92 नंबर प्रश्न। क्या कहा जा रहा? पशु, शाक भक्षी बाघ और पशु। तो देखिए ऑलरेडी पशु में ही
शाक भक्षी भी आएंगे और बाघ भी आएंगे, ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। इसीलिए यहाँ क्योंकि अलग अलग होंगे या कट करेगा, नहीं अलग अलग होंगे, शाक भक्षी अलग हो जाएगा और बाघ अलग हो जाएगा, इसीलिए ए होगा। ठीक है, तो 92 का क्या हो गया, ए हो गया। चलिए, हाँ दोनों अलग ही रहेंगे, शाक भक्षी और बाघ अलग रहेंगे, लेकिन पशु के श्रेणी में ही आते हैं। देखिए लाभ, लाभ लाभांश बोनस, देखिए लाभ में ही, लाभ में ही, लाभ में ही लाभ, ये हो गया लाभांश और ये हो गया बोनस, क्योंकि लाभ के अंदर ही लाभांश और बोनस मिल गया था और लाभ बढ़ गया, तो इसलिए बी होंगे। 93 के बाद आइए 94 नंबर, क्या कहा जा रहा है इसमें है, जो घुमाने पर कौन सी आकृति है जो नहीं बनेगी, ये कह रहा है। और ये इसका ये दिया, देखिए घड़ी के दिशा में घुमाने की बात कह रहा, क्या कह रहा, क्या कह रहा, घड़ी के अनुदिश, अनुदिश मतलब क्लॉकवाइज। अब इस एल जो देले था वो ऐसे देले, ऐसी में देले था एल, अब इसी एल को क्या कर रहा है, तो घड़ी के दिशा में, इस दिशा में घुमाइए, तो कौन है आकृति जो नहीं बनेगा, तो देखिए ई वाला तो बन सकता घूमते घूमते, इसको घड़ी जैसे इस हिसाब से घूमते हैं टिक 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 करके, तो इसको जब घुमाते घुमाते एक समय आएगा तो ये बनेगा, ये भी बनेंगे, ये आकृति नहीं बनेगी। ठीक है, तो नहीं बन सकता, सी नंबर नहीं बनेगा। चलिए, इस आकृति में चुनिए कि कौन आकृति में ये शामिल है, कौन आकृति में ये शामिल है, तो एक बॉक्स होना चाहिए और त्रिभुजाकार होना चाहिए। देखिए, तो पहले नंबर तो ऐसा कोई आकृति है नहीं जो अंदर धंसा, गड़बड़ है। ठीक है, इस आकृति, इस आकृति में ये दो लकीरें दी है, इसमें भी नहीं, ये डी में शामिल होंगे, इसमें होगा डी में, क्यों, क्योंकि इसको मिलाओ, इस तरीके से करो, तो यहाँ लो। ठीक है, ये इधर का हो गया, फिर ये इधर का बॉक्स बन गए, और फिर ये इस तरफ का बन गया ऐसे, तो ये डी में। चलिए, इस आकृति को पूरा कीजिए। अब इसको इस तरीके से करना है पूरा, यहाँ से इस लकीर को लाना है, तो अब इस बॉक्स की तरह ही देखिए, इसके देखिए केंद्र के यहाँ नेरिस्ट में शटल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्योंकि ऐसे बनेगा तो ऐसे दूर हो, ठीक है, और दूर होने के बाद यहाँ बनेगा कुछ, बीच से तो कोई रेखा नहीं है, बीच से रेखा नहीं है, दो रेखा ही आया है, दो रेखा ही आया है, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है, आकृति यहाँ देखिए कि कॉमन कौन से होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ गोला ऐसे रहेंगे, यहाँ भी रहेगा, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इससे नहीं छटा, इससे नहीं छटा। यहाँ देखिए 1 2 3 लकीर, 1 2 3 लकीर, 1 2 3 लकीर, 1 2 3, ये भी से नहीं है। फिर इस तरीके से कट मारा है, बाहर एक निकाला है, इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर, इसमें भी बाहर। इसमें देखिए, इसमें आगे बढ़ाया गया, ये लकीर देख रहे हो ऐसे निकाला गया, इसमें नहीं निकाला गया, इसमें भी निकाला गया, इसमें भी निकाला गया, क्या इन सभी में लकीर निकाला गया, क्या वो कट साइड में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो 96 का हमारा हो जाएगा, 96 का गौर से अगर हम देखें, 96 का 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 लकीर जो सी में ही है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 ही है, 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 7 वाला सिर्फ किसमें, इसमें, ये बिंदुआ को हम गिन ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसी प्रकार इसमें देखो तो 7, 96 के बाद 97 में चलो, इस आकृति को बोला जा रहा है कि पहले इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए और लास्ट ये है। अब इसको खोलिए,
तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ भी उसी तरीके से बनेंगे, यहाँ भी ऐसे जो आकृति बनेगा, तो एक कट यहाँ रहेगा और एक कट यहाँ रहेगा, 1 2 3 4 5, बीच में 5 बिंदु होना चाहिए, इसमें 2 है, 3 है, 3 है, 1 2 3 4 5, यही डायरेक्ट मारो, दिमाग लगाओ इसमें। 97 का डी, 98 नंबर में करा आईना के सामने रखना। अब इधर आईना इधर उलट जाएगा तो ये छोटका लकीर रहने आ जाएगा, बड़का इधर चला जाएगा। देखो तो छोटका लकीर फिर बड़का, जो कि सी में ही है, और कुछ मत लगाओ, छोटा पहले फिर आ जाएगा कौन, ये बड़ा वाला जो कि सी में है। 98 के बाद 99 में चलिए। देखो करा इसमें कौन आकृति में सम्मिलित है, ये बॉक्स किसमें है, ये बॉक्स देख लो, हमको तो फर्स्ट में ही नजर आ रहा है ये बॉक्स, बाकी इसको हटा करके इसको उलट दो, इसी में ये है, ठीक है, बाकी और कहीं नहीं दम हुए। चलिए 101 नंबर देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 101 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो गाजर, गाजर में विटामिन ए होता है, जबकि नींबू में सी होंगे, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, चावल और गेहूं में, इसलिए विटामिन ए का स्रोत गाजर। चलिए उसके बाद आइए, भारत में जंगली गधा, भारत में जंगली गधा निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, तो कच्छ का रण, और कच्छ का रण है कहाँ, गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। उसी प्रकार एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, काजीरंगा, काजीरंगा। हाथी, हाथी, हाथी कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, हाथी किस वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाएंगे, तो हाथी मानस में, जो कि असम में है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, और एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा, और ये मानस, ठीक है। थार मरुस्थल तो मरुस्थल है, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए 102 के बाद 3 में आइए, जब बैरोमीटर का पारा, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो क्या आता है, तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। देखिए अगर बैरोमीटर, बैरोमीटर जो कि पहले मापता क्या है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पारा अचानक अगर गिर गया तो आंधी तूफान, और अगर यह पारा धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होने का है, मौसम क्या होगा, साफ होगा। और अगर यह धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए तो बारिश होने की संभावना होती है, तो क्या बारिश होने की संभावना होती है। इसमें 3 चीज ही रखो, डायरेक्ट गिर जाए, अगर डायरेक्ट गिर जाए तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे जाए बारिश होना, धीरे धीरे ऊपर जाए मौसम साफ होना। चलिए उसके बाद आगे, निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नए है, मतलब इसमें राष्ट्रीय उद्यान नए है। देखिए मन्नार की खाड़ी, तो ये वो खाड़ी है जो श्रीलंका, श्रीलंका और भारत को जोड़ती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी तमिलनाडु, काजीरंगा असम में, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये मन्नार की खाड़ी नहीं। निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है, पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के कारण, पोलियो किसके कारण होता है, वायरस, जो कि 2014 में भारत को WHO पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, WHO के द्वारा, ठीक है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर में, ये जो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, कौन सा, रिंग ऑफ फायर का घेरा कौन सा है, तो ये जो है प्रशांत महासागर में, रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। एलिसा जांच जो कि होता है एड्स के लिए होता है, ठीक है, और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि यह HIV के कारण होता है। चलिए उसके बाद आगे आइए, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त होता है, तो ये खरगोश के बाल से अंगोरा ऊन क्या होती है, प्राप्ति होती है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में आलू और गन्ना, आलू और गन्ना, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। कहवा का उत्पादन कर्नाटक, कहवा का कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक है, मतलब सबसे खून ले सकता है, तो AB, और सर्वदाता है जो OB है, सर्वदाता है जो OB है। और ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टीनर, जो कि 1900 ईस्वी में किया है,
और कार्ल लैंडस्टीनर को इसीलिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन खाद्य स्रोत लोहा का सर्वोत्तम स्रोत, मतलब इसमें सेब में भी लौह की मात्रा क्या होती, पाई जाती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट, नारंगी में विटामिन सी, गेहूं और चावल दोनों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है। एक लोहे की गेंद को मरकरी अर्थात पारा में क्या कर दिया जाए, भरी बाल्टी में डुबा दिया जाए तो यह क्या होगा, इसके सतह पर तैरेगा। क्यों तैरेगा, क्योंकि इसका जो पारा का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। आ जाइए, 20 HZ से 20,000 HZ की आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, इसको सरव ध्वनि कहते हैं। और 20 HZ से कम ध्वनि को अपसरव, अपसरव। और 20,000 HZ ध्वनि से ज्यादा ध्वनि को प्रासरव, जो कि ये कुत्ता और बिल्ली सुन सकते हैं। और 20 से 20,000 HZ जो सरव धर्म ध्वनि कराने। 3 तत्व जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरक के लिए किया जाता है, और ये तीनों तत्व में हमारा शामिल हो जाएंगे कौन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसी से तो खाद हमारा बनता है। दही का खट्टापन होना किसके कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण दही क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये 115 और 115 से आगे धर्मवीर आगे बढ़ेंगे, जो कि आज इस सेट में 150 क्या करना, कंप्लीट भी हमें करना है। उसके बाद BSSC के फिर अगले सेट आएंगे जो कि 2015 के बाद। तो आप सब लोग लास्ट तक टिके रहिए और अपने इस तरीके से एनालिसिस को आप पूरा कीजिए। चलिए देखिएगा, 115 में क्या कहा, दूध का खट्टापन होना में से किसके कारण होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। कहेगा कि दूध में क्या क्या होता है, दूध में क्या क्या होता है। सबसे पहले हम कहेगा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। इसमें प्रोटीन कौन सा होता है, प्रोटीन होता है केसिन नामक प्रोटीन, केसिन नामक प्रोटीन। इस प्रोटीन को पचाने के लिए मानव में कौन सा एंजाइम की जरूरत पड़ती है, तो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। कि दूध का उजला होना किसके कारण होता है, सफेद उजला, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन या कभी कभी केसिन भी देते हैं। लेकिन इसमें पूछ जाता कि गाय का दूध, गाय का दूध हल्का पीला होना, हल्का पीला होता है किसके कारण, राइबोफ्लेविन के द्वारा, राइबोफ्लेविन के कारण, राइबोफ्लेविन के कारण क्या होता है, हल्का पीला होता है। ये सारा चीज हो गया। लैक्टिक एसिड का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका होगा C3H6, C3H6O6। क्या कि साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू, नींबू में। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो सिरका में, सिरका में। मेथोजन, मेथेनोइक एसिड किसमें पाया जाता है, मेथेनोइक एसिड जो चींटी डंक मारता है उसमें पाया जाता है, या नेटल्स जो कांटेदार कहते हैं जो कांटा उसमें होता है, कौन सा, मेथेनोइक एसिड। चलते हैं, देखिए क्या करें, डेसिबल का प्रयोग इनमें से किसके मापन के लिए होता है, डेसिबल का प्रयोग, डेसिबल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। देखिए ध्वनि का 3 गुण होता है, ठीक है, ध्वनि के गुण, ध्वनि के गुण। देखिएगा तो सबसे पहला जो गुण होगा, पहला जो गुण होता है उसमें आयाम, आयाम। दूसरा होता आवृत्ति, आवृत्ति। तीसरा होता गुणता, गुणता। देखिए गुणता क्या था, आयाम क्या बताता है, आयाम जो ध्वनि का तेज या लो, लाउडनेस को बताता है, तीव्रता कितना ज्यादा है,
जैसे कोई धीरे से बोला, कोई ज्यादा कस के बोला, तो तीव्रता को बताता है। ठीक है, आयाम किसको बताता है? तीव्रता को। इसलिए आयाम समानुपाती क्या होता है? ए का स्क्वायर होता है। आवृत्ति किसको बताता है? आवृत्ति जो होता है मतलब मोटा या पतला, किसी भी ध्वनि की आवाज मोटा है या पतला। जैसे लड़कियों की आवाज क्या होता है? पतला। लड़कों का आवाज मोटा होता है। जो मोटा होगा वो कान पर कम चुभता है, जो महीन होता है या जो पतला होता है आवाज, उसको क्या होता है? ज्यादा आवृत्ति होता है। यानी कि जिसका आवृत्ति ज्यादा रहेगा, आवृत्ति ज्यादा, एगो आवृत्ति कम, आवृत्ति कम, आवृत्ति कम होगा तो ये पतला होगा, पतला होगा तो ये आवाज कान पर चुभेगा, कान पर चुभता है। जैसे उदाहरण में देखिएगा, लड़की की आवाज, बच्चा के रोने का आवाज, बच्चा के रोने की आवाज, मच्छर की आवाज, मच्छर की आवाज, ये सारे कान पर बहुत ज्यादा चुभता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आवृत्ति जिसका ज्यादा रहेगा वो आवाज क्या होगा? मोटा होगा, मोटा। मोटा आवाज किसका होता है? लड़कों की, लड़कों की। आगे देखिएगा, गुणता। गुणता क्या होता है? गुणता, गुणता किसको बोलते हैं? गुणता का मतलब हुआ कि जब सेम आवृत्ति के, सेम आवृत्ति के जब दो ध्वनि निकल रहा है तो उन ध्वनि को अलग करना करता है, उसको क्या बोलते हैं? गुणता। ये गुणता जो निर्भर करती है टोन ओवर टोन पर, टोन और ओवर टोन पर, टोन और ओवर टोन पर गुणता की मतलब, जिसे एक ही आवृत्ति की दो चीज बज रहा है, पियानो भी बज रहा है और वहीं पर किसी ढोलक भी बज रहा है, दोनों की आवृत्ति सेम है, तो इन दोनों आवृत्ति को अलग किसके द्वारा किया जाता है? अलग सुनाई देता है, किसके कारण? गुणता के कारण। लेकिन आइएगा, इसमें आयाम जो होता है, आयाम का ही मतलब तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक माइक्रोवाट, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन जब इसको क्या देगा? एसआई मात्रक या व्यापारिक मात्रक डेसिबल होता है, डेसिबल, डेसिबल। देखा, डेसिबल में जो होता है, डेसिबल में मानव के कान को सुनने के लिए कितना डेसिबल बहुत जरूरी है, या WHO के अनुसार तो 45 डेसिबल, 45 डेसिबल मानव क्या होता है? बहुत अच्छे से सुन सकता है। लेकिन कह देगा कि 80 डेसिबल, 80 डेसिबल का अगर मानव 8 घंटा तक लगातार सुनता तो ये बहरा हो सकता है, बहरा हो सकता है। तो कहा कि भारत में 80 से लेकर के 100 डेसिबल, भारत में 80 से लेकर के 100 डेसिबल तक की ध्वनि को क्या माना? अवैध माना। इस पर क्या है? बैन, जितना से ज्यादा आप ध्वनि को नहीं बजा सकते। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। इनमें में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल किसके लिए होता है? मतलब ध्वनि की तीव्रता के लिए। तीव्रता का ये साई मात्रक क्या था? माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसी को व्यापारिक मात्रक बोला जाता है डेसिबल में। ठीक है, उसके बाद आता है ध्वनि की आवृत्ति। ये मोटा करता, पतला करता। आवृत्ति के आधार पर भी ये 3 प्रकार की होता है। जैसे एक होता है श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग को जो मानव सुनता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद आता है प्राश्रव्य तरंग जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का होता है। उसको क्या बोलेंगे? वो आवृत्ति पर निर्भर। गुणता मतलब टोन और ओवर टोन पर। प्रयोग इनमें से किसके था? ध्वनि की। प्रकाश की गति कितना था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उष्मा की तीव्रता क्या होता है? उष्मा की तीव्रता मतलब उष्मा की प्रवाह को क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। देखिएगा, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? देखिए, मान के चलते ये पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी। इसके ऊपर एक परत है, इस परत को हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसकी जो ऊंचाई होती है 8 से लेकर के 18 किलोमीटर। इसकी मोटाई 8 से 18 किलोमीटर। इसके जस्ट ऊपर जाइएगा, ये होता है 18 से मतलब 30 किलोमीटर तक। 18 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल। इसके बाद जाइएगा तो मध्य मंडल, मध्य मंडल। इसके बाद जाइएगा तो आयन मंडल। सबसे बाहरी में एक्जो मंडल मतलब बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। मध्य मंडल जो होता है 30 से 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर।
और जो आयन मंडल होता है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति। मौसम संबंधी घटना किसमें होता था? इसी में होता, मौसम संबंधी घटना। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? इसी में। वर्षा कहाँ होगा? बादल। ये सारा घटना कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। फिर पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में कमी होता है? तो दिया जाता है कि 6.5 डिग्री, मतलब 1 डिग्री की कमी हो जाता है 65 मीटर की ऊंचाई पर। जैसे ही 65 मीटर की ऊंचाई जाइएगा तो आपको 1 डिग्री तापमान में क्या होगा? कमी रहेगा। समताप मंडल में क्या होता है? तो समताप मंडल के एक बीच में एक लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं, समताप मंडल के बीच में करीब 22 किलोमीटर की, 22 किलोमीटर पर, 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मंडल है जिसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। क्या इसमें हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो ये निचली, यहाँ पर हवाई जहाज होता है, ठीक है, इस तरह से हवाई जहाज यहाँ पर उड़ता है निचली क्षोभ मंडल में, निचली समताप में, ठीक है। एक हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है, लेकिन कौन सा मंडल? निचली समताप, क्योंकि ये ओजोन लेयर आता है तो दो प्रकार के बनाता है, एक ऊपरी समताप, एक निचली समताप। तो निचली समताप में क्या उड़ता है हमारे? निचली समताप में हमारा उड़ता है, निचली समताप में होता है हवाई जहाज, क्योंकि हवाई जहाज के लिए चाहिए एकदम समान दाब, ठीक है, इसलिए यहाँ तापमान समान मिलेगा आपको, तापमान समान मिलेगा, तापमान समान रहेगा। मध्य मंडल में क्या देखने को मिलता है? नॉक्टिलुसेंट। नॉक्टिलुसेंट, नॉक्टिलुसेंट एक बादल होता है जो यहाँ से बादल कहाँ चला जाता है? यहाँ से बाहर की ओर चला जाता है, जिसके कारण यहाँ तापमान कम होता है। यहाँ तापमान कम होगा, यहाँ तापमान समान रहेगा, यहाँ तापमान बहुत कम हो जाता है, यहाँ -डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। जबकि आयन मंडल में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आयन मंडल को ही बोलते हैं थर्मोमंडल, थर्मोमंडल। तो ये थर्मोमंडल किसके लिए होता है? रेडियो संचार के लिए, रेडियो संचार के लिए। और इसी में एक चीज और देता है, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस एवं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिस की घटना कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको मिलेगा कहाँ? आयन मंडल में, आयन मंडल में देखने को मिलेगा। वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल में स्पेस, स्पेस, स्पेस सेंटर मिलता है, स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन कहाँ देखने को मिलेगा? यहीं पर सुनीता विलियम्स अभी आए 3 साल पर, ठीक है। यही स्पेस सेंटर है। स्पेस स्टेशन में कहाँ? वायुमंडल में करीब 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक होता है, उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो देखिएगा, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, ट्रोपोस्फेयर का मतलब हुआ समताप मंडल, क्षोभ मंडल, इसको क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लाए कौन सा हुआ? समताप मंडल। और समताप मंडल को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो कौन सी परत होगा? स्ट्रेटोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या देखने को मिलता है आपको? नॉक्टिलुसेंट। एक्सोस्फेयर में स्पेस स्टेशन। थर्मोस्फेयर में आपको क्या देखने को मिलेगा? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरियोलिस। रेडियो संचार कहाँ देखने को मिले? रेडियो संचार कहाँ से होता है? थर्मोस्फेयर से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, कैल्शियम की आवश्यकता में से किस निमित्त में है? किसमें होता है? मांसपेशिया के कार्य में, खून जमने में, हड्डियों के जमने में, सभी में क्या होना चाहिए? कैल्शियम का कार्य होता है, ठीक है। कैल्शियम इन तीनों में। क्या कि दांत में या मतलब हड्डी में, हड्डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 का होल 2, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट किसमें पाया जाता है? हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील, देखिए विटामिन जो होता है दो प्रकार के, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील होता है ADE, वसा में घुलनशील होता है B और C।
तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अब आइएगा विटामिन ए की कमी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। बीमारी होगा आपको रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। थायमीन। इससे कमी होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड से क्या कौन सा बीमारी होता है? एस्कॉर्बिक एसिड के कारण कौन सी बीमारी होता है? मसूड़ा जो फटता है ना, उसको अस्कर्बी बोलते हैं। अस्कर्बी। आगे देखिएगा विटामिन डी के कम। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल की कमी के कारण क्या बोलते हैं? रिकेट्स। रिकेट्स। विटामिन ई इसको बोलते हैं टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। इससे होता है बांझपन। उसके बाद आता है विटामिन के, जिसको नाम होता है फिलिक्रोनोम। फिलिक्रोनोम। ठीक है, फिलिक्रोनोम। या विटामिन से कितना ऊर्जा मिलता है? विटामिन से ऊर्जा मिलता है 0 कैलोरी। 0 कैलोरी। विटामिन से ऊर्जा हमें नहीं मिलता। विटामिन का काम होता है शरीर में जितना भी क्रियाएं चल रहा है, मेटाबॉलिक और केटाबॉलिक, इस क्रियाओं को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन में कौन सा जल में घुलनशील है? डी। विटामिन सी। विटामिन ए, डी, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील। देखिएगा बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच। 2 ग्राम सभा की बैठक। 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच में कितना महीना होना चाहिए? 3 महीना। 3 महीना। जबकि कहेगा 2 लोकसभा के बीच कितनी बैठक, कितना अंतर होना चाहिए? 2 लोकसभा के बीच। 2 लोकसभा संसद के बीच। 2 लोकसभा के बैठक के बीच कितना होना चाहिए? 6 महीना। 6 महीना। एकदम 6 महीना ही होना चाहिए। ठीक है। ये अधिनियम 2006। देखिए सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम 2006 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच कितना अधिकतम दिन होना चाहिए? तो 3 माह होना चाहिए, 90 दिन का। ठीक है, 90 दिन। ये पंचायती राज अधिनियम है क्या? देखिए तो सबसे पहले जो पंचायतों की चर्चा किया गया था अनुच्छेद 40 में, ये राज्य के कर्तव्य पर निर्भर था कि राज्य इसको लागू करता है या नहीं। लेकिन पंचायती राज अधिनियम जो आया 1993 में 73वां संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों को बाध्यकारी किया गया कि आप लागू कीजिए। जैसे ही लागू किया गया तो 2006 में इस लागू करने के लिए एक नियम केंद्र सरकार ने बना के दे दिया, जिसको बोला गया पंचायती राज अधिनियम 2006। यानी कि हर एक पंचायत राज अधिनियम में एक सा कानून रहेगा। राज्यों का कानून उसमें राज्य अपना अपना हिसाब से बना देता था, लेकिन 2006 में अधिनियम आया, पंचायतों को एक रेगुलेट किया गया और केंद्र सरकार के कानून के हिसाब से लाया गया था। ठीक है, तो आगे देखिए बिहार पंचायती के राज अधिनियम 2006। पंचायती राज व्यवस्था किस में चर्चा है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में डीपीएसपी में पूछेगा, डीपीएसपी में पूछेगा तो अनुच्छेद 40। लेकिन कह देगा कि अनुच्छेद बताइए जहां बाध्यकारी रूप से लागू किया गया है पंचायती राज अधिनियम 1940 के तहत। इसको 243 के ओ तक, 243 से लेकर के ओ तक में इसकी चर्चा किया गया है। आगे कहिएगा 243 में किसकी चर्चा है? तो पंचायती राज कहेगा 243 के ए में, 243 के एक में किसका गठन किया गया? तो ग्राम सभा का। ग्राम सभा की चर्चा। बी में कहा गया ग्राम सभा का गठन। सी में किया गया संरचना। 243 के सी। उसी प्रकार के 243 के डी में आइएगा, 243 के डी में आ जाएगा आपको आरक्षण, यानी आरक्षण की चर्चा। ई में आ जाइएगा तो कार्यकाल।
उसी तरह से एफ में जाइएगा, एफ में जाइएगा तो योगदान, जी में जाइएगा तो इसकी शक्ति, एच में जाइएगा तो इसका टैक्स, आई में जाइएगा तो इसका इनकम, राज्य वित्त आयोग। इसमें राज्य वित्त आयोग की चर्चा किसमें किया गया? राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के 243 के आई में। इसमें कहेगा राज्य वित्त चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया 243 के में, 243 के में इसकी चर्चा किया गया। चलते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 महीना आंसर। आगे देखिएगा, कॉलम एक्स को कॉलम वाई को मिलान करें। कृष्णा अमरकंटक, देखिए कृष्णा नदी को किससे मिला करें? कृष्णा नदी निकलता महाबलेश्वर से, गोदावरी निकलता है नासिक से, ब्रह्मपुत्रा निकलता है, सांगपो नदी को ही ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, नर्मदा नदी निकलता है अमरकंटक की पहाड़ी से। यानी कि हम मिला सकते हैं तो एक के डी, मतलब एक का डी, दो का मिलेगा आपको 3, 2 का 3। तो चलते हैं आंसर कहाँ मिलता है? आंसर ए, आंसर ए। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का त्रयंबकम की पहाड़ी, त्रयंबकम की पहाड़ी है। कृष्णा नदी का महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। कहेगा नर्मदा नदी कहाँ से निकलता? ये अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अपील की सुनवाई है तो ग्राम कचहरी में कितना कोरम होना चाहिए? अपील की सुनवाई, जिसे ग्राम सभा, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? जिसे चुनाव जीता, मुखिया चुनाव जीता, तो वार्ड सदस्य, बहुत सारा वार्ड सदस्य बनता है, तो सभी वार्ड सदस्य और मुखिया उप मुखिया सारा एक साथ बैठ करके मतलब ग्राम सभा करते हैं। मतलब एक साथ बैठ करके मतलब ये निर्णय लिया जाता है कि कहाँ क्या बनना चाहिए, क्या की चीज होना चाहिए, जनता का एप्लीकेशन लिया जाता है, जनता के सुझाव लिया जाता है। उसी में कहा गया कि अगर ये ग्राम सभा की बैठक कब शुरुआत होगा, यानी कि इसका कोरम क्या होना चाहिए? तो ग्राम सभा की कोरम, ग्राम सभा की कोरम, कोरम कितना होना चाहिए? कम से कम 7 सदस्य, मुखिया समेत मिलाकर कितना सदस्य होना चाहिए? 7 सदस्य होगा, तभी ये कोरम चालू होगा, तभी वो निर्णय होगा। इसी प्रकार से पूछता है कि लोकसभा का, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, इन सभी में जो कार्य करने के लिए एक कोरम क्या होना था? इसमें कोरम जो देखा गया, इसमें कोरम होना चाहिए 10%, जितना भी है ना उसका 10%। जैसे लोकसभा में 543 हुआ, इसमें कोरम कितना होगा? 55। बिहार के 243 है, इसमें 25 होगा, तभी ये कोरम चलेगा। यानी तभी मतलब बैठक चालू होगा, उस पर आदमी काम करना शुरू करेगा। तो अपील की सुनवाई ग्राम कचहरी में, ग्राम कचहरी की गणपूर्ति नियंत्रक क्या होना चाहिए? तो कम से कम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तभी क्या चलेगा। और ये जो 7 आया था पंचायती राज अधिनियम के तहत आया था, पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत। आगे देखिएगा, ग्राम सभा की एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? देखिए निगरानी समिति, जिसे निगरानी समिति का मतलब हुआ कि जिसे मुखिया संसद, जिस मुखिया के द्वारा या वार्ड सदस्य के द्वारा जो भी काम किया गया उसकी जांच के लिए एक निगरानी समिति बैठाया जाता है। मतलब जो भी काम हुआ पंचायत में, पंचायतों की काम को देख रेख करने के लिए, देखने के लिए या जांचने के लिए एक गठन किया जाता है एक समिति का। उस समिति का क्या नाम होता है? निगरानी समिति, निगरानी समिति। निगरानी समिति का सदस्य कौन होता है? इसका सदस्य ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता, ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता। इसमें ग्राम सभा का सदस्य नहीं होता। ग्राम सभा बोलने का मतलब हुआ, ग्राम सभा का मतलब हुआ इसमें मुखिया आवेगा, वार्ड आवेगा, सरपंच आता है, उप सरपंच आता है, पंचायत समिति आवेगा और इसके बाद जिला पार्षद। ये सभी मिलाकर के क्या बनता है? ग्राम सभा। इस सारे को मिलाकर क्या बनता है? ग्राम सभा। तो इन सभी ने काम किया, कोई भी काम किया होगा
पंचायतों में जो भी काम किया होगा यही सब काम किया होगा। अगर इन सब को जांचने के लिए दे दीजिएगा कि तो अपने बनाया कोई भी घोटाला करेगा तो ये सही जानकारी देगा नहीं। इसीलिए कहा गया कि निगरानी समिति जो होगा गठन वो कौन करेगा, इसका जो गठन होगा कि किससे बनेगा, कौन करेगा इसका गठन, इसका गठन करेगा मुख्य, यही सब मिला के करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ जो निगरानी समिति जो होगा ये होगा ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा, बल्कि उस पंचायत का मतदाता होगा, पंचायत का मतदाता। पंचायत का मतदाता का मतलब हुआ कि मतलब ये सारे आदमी में नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी वो आदमी है ना उस पंचायत का वही कोई दो चार आदमी को बना दिया जाएगा उस सदस्य, और वही क्या करेगा, चेक करेगा। लेकिन इसका जो गठन करेगा कौन करेगा, पंचायत जिलाधिकारी, ठीक है। पंचायत जिलाधिकारी इसका क्या करेगा, गठन करेगा। तो देखिएगा ग्राम सभा का एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है कि मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य नहीं, क्या वार्ड सदस्यों के द्वारा नहीं, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ग्राम पंचायत का पद धारक हो, नहीं पद धारक मतलब पद धारक मतलब वार्ड सदस्य हो गया, इसलिए पद वाला नहीं होना चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, बिल्कुल सही है, जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो, मतलब ग्राम पंचायत के मतलब ये ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो, लेकिन मतदाता होना चाहिए। मतदाता मतलब उसी पंचायत का आदमी होना चाहिए। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य के मुखिया का चुनाव करते हैं। देखिए ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य का उप मुखिया का चुनाव जो करते हैं, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो उप मुखिया होता है जिसे चुनाव जीता ना, चुनाव होता है, चुनाव हुआ तो इसमें किसको किसको वोट से चुना जाता है, तो सबसे पहले मुखिया को वोट दिया जाता है, यानी मुखिया को चुनाव होता है। मुखिया का चुनाव पंचायत समिति का, पंचायत समिति का, जिला पार्षद का, उसके बाद पंच का, सरपंच का और वार्ड सदस्य का, वार्ड सदस्य, इन सभी का चुनाव होता है, ठीक है। इन सभी का चुनाव हुआ तो गांव का जो मुखिया हुआ, पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, मुखिया। पंचायत का प्रमुख जो कौन होता है, मुखिया। उसके बाद आता है पंचायत समिति। तो बहुत सारा प्रखंड के पंचायत समिति एक अपने मतलब ढेर सारा पंचायत समिति हुआ, जैसे एक पंचायत में एक पंचायत समिति। इसी तरह से एक प्रखंड का सभी पंचायत समिति मिल करके, सभी पंचायत समिति मिल करके एक नया चीज को चुनता है, उसको बोलता है प्रमुख। तो क्या बोला जाता है, प्रमुख। तो प्रमुख किससे चुना जाता है, तो पंचायत समिति के सदस्यों से। जिला परिषद, जिला परिषद से बहुत सारा जिला परिषद से चुन करके एक बहुत बड़ा पद बनाया जाता है जिसको बोला जाता है जिला पार्षद मेयर। जिला पार्षद मेयर बोला जाता है, मतलब बहुत सारे एक जिला में सभी जिला परिषद के सदस्यों को मिला करके किया जाता है। उसके बाद आता है पंच। पंच मतलब जो गांव में छोटा छोटा वार्ड सदस्य में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके लिए जो पंचायती करता है उसको क्या बोलते हैं, पंच। उसके बाद सरपंच। ये सरपंच होता पूरे राज्य, पूरे पंचायतों के लिए, पूरे पंचायत के लिए जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई भी काम, ये चीज बनाना वो चीज बनाना, जो कौन करेगा, सरपंच करेगा। उसके बाद आता है वार्ड सदस्य। यही वार्ड सदस्य मिल करके किसको चुनता है, वार्ड सदस्य मिल करके उप मुखिया को चुनाव करता है, उप मुखिया का चुनाव। इसलिए कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, तो मुखिया, उप मुखिया का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, प्रमुख का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता, मेयर का, जिला परिषद मेयर का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता किसको, मुखिया के, पंचायत समिति के, जिला परिषद, पंच, सरपंच, इस सब क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब साक्षात रूप से दिया जाता है। तो बताइएगा इसमें कह रहा कि उप मुखिया का चुनाव जो करते हैं, उप मुखिया का चुनाव में क्या उसमें मुखिया वोट देते हैं, तो नहीं, मुखिया उसमें वोट देने का अधिकार नहीं है। उसमें कौन चुनेगा, तो वार्ड सदस्य मिल करके ही चुना जाता है, कि वार्ड सदस्य सभी मिल करके अपने में से सभी वार्ड मिल से एक वार्ड वो चुना जाता है, ये क्या होगा, मुखिया, यानी उप मुखिया। मुखिया के बाद सबसे ज्यादा पद जो मजबूत पद होता है उप मुखिया का होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता को निर्णय लॉटरी से किया जाता है, ये सब तो बात की बात है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, नहीं, मुखिया मतदाता नहीं होता, लेकिन निर्वाचन में मतों की बराबरी की उपस्थिति में विजेता की निर्णय लॉटरी द्वारा होता। हाँ, ये लॉटरी द्वारा किया जा सकता है, मतलब दोनों को वोट बराबर, इधर वार्ड सदस्य इधर सामने सामने दोनों बराबर कर दिया, तो यहाँ लॉटरी किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। हाँ, ये सब बात सही है।
तथा उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया का मतदाता नहीं होगा। हाँ, ये मतदाता नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा? 4। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यही बुलाई थी, ये तो नहीं होगा, ये तो सही है बात। मुखिया मतदाता होगा, यही गलती होगा हमारा आंसर। मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन आप अपने किसको देता है? मुखिया अपने हस्ताक्षरित देते पद को परित्याग, मुखिया अपना जो त्याग पत्र देता है जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत विकास पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी को, ये पदाधिकारी को देता है। आप इसी के आप जाकर के क्या दीजिएगा? रिजाइन दीजिएगा। और रिजाइन दीजिएगा तो आपको रिजाइन को 7 दिन तक रख ले रहेगा। 7 दिन तक के आपके मतलब वो पदाधिकारी रख ले रहेगा। हो सकता है निर्धार मांग से, लेकिन 7 दिन के बाद आपको जो त्याग पत्र क्या हो जाता है? मान्य हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन होगा? प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं है, उप विकास जिला पंचायत राज पदाधिकारी। आंसर 4। 126 में देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध है? देखो दल बदल लाया गया कौन सा? 52वीं संविधान संशोधन, 52वीं संविधान संशोधन 1985 को लाया गया। 52वीं संविधान संशोधन 1985 की राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। राजीव गांधी। इसको क्यों लाया गया था? क्योंकि चुनाव जीता था किसी और पार्टी से, चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में हो जाता। इन सभी चीजों को मतलब आया राम गया राम को रोकने के लिए कौन सा चीज लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन, जिसको बोलता है दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल। इस दल बदल कानून को जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। इसमें कहा गया कि जब कोई सदस्य, जब कोई आदमी, जब कोई जो सदस्य है किसी भी पार्टी से चुनाव जीत करके आया, अगर वो किसी दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो उसको अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। यानी दूसरे पार्टी में जाने के लिए, दूसरे पार्टी में जाने के लिए आपको पद क्या हो जाएगा? समाप्त, पद समाप्त होगा। लेकिन अगर उस पार्टी का 2/3 आदमी, 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में जा रहा है, दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो सदस्यता समाप्त नहीं होगा, सदस्यता समाप्त नहीं होगा। अगर पार्टी निकाल दिया जाए, अगर पार्टी ही निकाल दे, अगर किसी सदस्य को पार्टी ही निकाल दिया जाए, तब पर भी उस पर दल बदल कानून नहीं लगता, दल बदल कानून नहीं लगेगा। तो बताइएगा इनमें से कौन होगा? इनमें से कौन सा प्रावधान दल बदल को निरोध से है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून। कौन सा संविधान? 52वीं संविधान। अनुच्छेद 105 में क्या है? संसद का विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार के मतलब हुआ संसद का एक विशेष अधिकार है कि संसद की चलवाई कार्रवाई होते समय अगर उसमें कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है तो संसद का सदस्य भले ने कहीं कोई कितना मर्डर करके आया क्यों नहीं, आप संसद में जाकर उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये संसद का विशेषाधिकार होता है। कोई भी चीज संसद में जाकर के किसी व्यक्ति को पकड़ के संसद के सदस्य को नहीं लाया जा सकता। वहां पुलिस जयबे नहीं करता, कोई नहीं। ठीक है, वहां खुला छूटा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की धारा 198 में 1900 धन विधेयक की पारित करने की विधि प्रावधान। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता तथा उसे वापस करने से मना कर देता तो कितने दिनों तक इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? दोनों विधायक जो माना जाएगा 14 दिन के अंदर में क्या हो जाएगा? मान लिया जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ये विधानमंडल है, इधर विधानसभा, इधर विधान परिषद। विधानसभा ने धन विधेयक लाया, ये इधर पास कर दिया, इधर क्या पास ही नहीं किया, नहीं हो पास किया, ये तब 14 दिन के अपने आप में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, अपने पास पास। धन विधेयक की चर्चा कितना? 198 में। 199 में क्या है? इसकी परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक होता है क्या? तो पैसों की उगाही करना, पैसों की उगाही करना। पैसों की उगाही करने के लिए कौन कौन सा नियमों का जो समूह आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 198। 200 में क्या है? अनुच्छेद 200 में कहा गया राज्यपाल का वीटो शक्ति, वीटो शक्ति। 201 में क्या कहा गया? 201 में किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना। 202 में क्या कहा गया? तो बजट, राज्य का बजट। 201 में कहेगा तो क्या है? 201, 202, 203 में कहा गया प्राक्कलन, प्राक्कलन समिति। मतलब बजट में जो कहा गया उसके लिए पैसा के प्राक्कलन के लिए 203। उसके बाद आता है 204,
204 में आता है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, सरकार ने जितना खर्च करने के लिए वादा किया वो पैसा निकालेगा कब? जब विनियोग विधेयक पास होगा तब। और जब विनियोग विधेयक से निकल गया, पैसा भी निकल गया, उसके बाद कोई काम अधूरा रह गया तो उसके लिए अतिरिक्त अनुदान लाया जाता है, अनुच्छेद 105 अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, अगर सरकार अंतिम में है, 2 महीना की सरकार है, तब उसके लिए लाया जाएगा अनुच्छेद 206 में लेखा अनुदान। लेखा अनुदान हमेशा में कितना दिन में पारित हो जाएगा? 14 दिन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये किस संविधान संशोधन से लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लाया गया था। ठीक है, कहेगा इसके तहत मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य लाया गया था? इसमें करीब 10 मौलिक कर्तव्य लाया गया था 40वां संविधान। लेकिन 1989 में या 2003 में इसको एक और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला में जो कर्तव्य है आदर करना। आदर करना पहला कर्तव्य है जो नागरिकों को कर्तव्य दिया है, आदर करना। मतलब हमारे संविधान के आदर करें, संविधान के जितना भी संस्था है उसको क्या करना है? आदर करें। दूसरा में आता है संजोए रखें। संजोए रखें यानी हमारे क्रांतिकारी और हमारे विचारधारा जो भी उत्कर्ष काम किए हैं उसको मतलब जो भी काम किए हैं उसके अपने दिल में क्या रखना? संजोए रखना है। उनके महान मार्गदर्शक को क्या करना? दिल में संजोए रखना। 3 में कहा गया कि एकता अखंडता को बनाए रखें। मतलब देश में सभी लोगों के बीच में एकता अखंडता को बनाए रखें। नंबर 4 में कहा है कि भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी लें और भारत की बुलावा करने पर हमेशा जानने के लिए तैयार रहें। बुलावा करने पर देश की सेवा करने के लिए हमेशा क्या रहें? तत्पर रहें। 5 में कहा गया कि भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। देश में बंधुत्व का भावना रखें। नंबर 6 में कहा गया, 6वां कर्तव्य क्या कहता है कि अपने सांस्कृतिक कल्चर की क्या करें? रक्षा करें। सांस्कृतिक कल्चर की क्या करें? रक्षा करें तथा महिलाओं को क्या करें? सम्मान करें। 7 में कहा गया है पर्यावरण का क्या करें? संरक्षण करें। नंबर 8 में कहा गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। नंबर 9 में कहा गया है हिंसा से दूर रहें। नंबर 10 में कहा गया है 10 में कहा गया कि अपने भी आगे बढ़ें, अपने भी उत्कर्ष की ओर बढ़ें और अपने सगे संबंधियों को भी उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ाएं, मतलब उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ें। 11 में कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का कर्तव्य में शिक्षा देना उनके अभिभावक का क्या होगा? कर्तव्य होगा। ये सारे 11 कर्तव्य हैं। 46वां 71वां संविधान संशोधन के तहत किसको जोड़ा गया था? नमक को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। ठीक है, आंसर हमारा क्या जवाब? 42, 128, 29। 74वें संविधान संशोधन का संबंध लेखन में से किससे है? बताइएगा। 74वें संविधान संशोधन का देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। पंचायती राज व्यवस्था इसको अनुसूची 11 में जोड़ा गया। अनुसूची 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1993 को लाया गया था। नगर निगम इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में कितना विषय दिया गया था? 29। इसमें कितना विषय? 18 विषय। इसकी चर्चा जो संविधान के कितना विषय किया है तो 243 के पी से लेकर के जेड जी तक। लेकिन इसको कितना कहेगा? 243 से लेकर के 243 के ओ तक की चर्चा किसमें? पंचायती राज अधिनियम। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? नगर पालिका। देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश के अलग एक नए राज्य का तेलंगाना गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? किस सूची में परिवर्तन होता है? देखिए, जब भी किसी राज्य को जोड़ा जाए, किसी राज्य को मिलाया जाए या किसी राज्य को तोड़ा जाए, किसी राज्य को नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन किया जाए तो 3 चीज में परिवर्तन किया जाता है। ये वो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में भी किया जाता है और अनुसूची 1 में। भाग 1 में अनुच्छेद कितना? 1 से 4 में।
भाग एक के अनुच्छेद एक में क्या करता है, एक में कहता भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत राज्यों का संघ है तो भारत में कितने राज्य होगा, ठीक है, इन सभी राज्यों का चर्चा अनुच्छेद एक में मिलेगा। दूसरा में कहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश करने का मतलब हुआ कि जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन अगर दूसरा देश वाला आदमी भाग में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों का निर्माण करना, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का क्या करना, निर्माण करना, अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि जब संसद 2 और 3 का प्रयोग करेगा, जब संसद 2 और 3, अनुच्छेद मतलब किसी देश को मिला, किसी देश के हिस्सा को मिलावेगा या भारतीय राज्य को तोड़ेगा तो वह 368 से बाहर रखा गया, 368 से बाहर, यानी समान साधारण बहुमत से ये सारा काम हो जाएगा राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर। तो इसमें किस संविधान में किस सूची में परिवर्तन होगा, तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। भाग कितना कहेगा, तो भाग 1 में अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन, ये अनुसूची 1। इकतीस में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, कहेगा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुआ था 1984 में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में, 1964 में हसुआ हथौड़ा, हसिया हथौड़ा छाप। बाकी बहुजन पार्टी के हाथी छाप। संस्थापक कौन थे, काशीराम, काशीराम। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको कौन मिलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो था एओ हुम, एओ हुम, छाप पंजा छाप, कौन सा छाप, पंजा छाप। तो पता है इनमें से कौन सा राज्य पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है क्या है, एक ये राष्ट्रीय पार्टी भी है, राष्ट्रीय पार्टी भी है, प्लस ये किसी क्षेत्र में किसी राज्य में बहुत डोमिनेट करता है, इसलिए इसको राज्य पार्टी भी बोल दिया जाता है, राज्य पार्टी भी है, तो राज्य पार्टी के रूप में ये उत्तर प्रदेश में ज्यादा डोमिनेट, ठीक है। ये बहुजन समाज पार्टी। अभी तक वर्तमान में कुल कितना राष्ट्रीय पार्टी है, तो 4 को ये सब हो गया, 2 को आता है एक और आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये 2023 में इसको मिल गया था। और एक पार्टी और आता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, इसको भी ये 2013 में इसको स्थापना हुआ, 2013 में संस्थापक है कनराज जो भी है, ठीक है। तो 6 को राष्ट्रीय लेवल के पार्टी, 6 को राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, लेकिन उसमें भी से एक बहुजन समाज पार्टी है जो किसी एक क्षेत्र में यूपी में बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, इसी कारण इसको भी राष्ट्रीय राज्य पार्टी भी बोल देते हैं। प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन थे, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलेंकर थे, जीवी मावलेंकर। लोकसभा की मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की चर्चा, स्पीकर की चर्चा अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 94 में कहा इसकी पद की रिक्ति की चर्चा, पद की रिक्ति। अनुच्छेद 95 में कहा इसकी शक्ति, इसकी शक्ति क्या होगा। अनुच्छेद 96 में कहा गया है, अनुच्छेद 96 में कहा विचाराधीन, विचाराधीन के मतलब है कि जब इस पर महाभियोग लगाया जाएगा, महाभियोग का विचाराधीन रहेगा, उस समय ये अपना कार्य नहीं करेगा बल्कि अपना अपना सामान्य मत देगा। 33 में निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल की ऊपरी सदन विधान परिषद नहीं है, देखिएगा ऊपरी सदन मात्र 6 राज्यों में है, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तेलंगाना। और तेलंगाना के बाद एक और राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना। उसके बाद एक राज्य और है जो भूल रहे हैं,
और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ठीक है। यूपी में 100 सीट है, बिहार में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, तेलंगाना में कहिएगा तो 40 सीट है। ठीक है, ये सारे राज्यों में क्या है, दूसरी मतलब विधानसभा के साथ साथ, ये विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, विधान परिषद को क्या बोलते हैं, विधान परिषद की सीट कितना होता है, विधान परिषद की सीट विधानसभा के 1/3, 1/3। तो विधान के ऊपरी सदन विधान परिषद में नहीं तो कहाँ, पश्चिम बंगाल में नहीं। आगे देखिए, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, देखिएगा बिहार में अगर लोकसभा की सीटें कहेगा तो 40, विधान परिषद के कहेगा तो 16, कहेगा विधानसभा की सीटें, विधान परिषद के लिए 75, विधानसभा के लिए 243, राज्यसभा के लिए 16, राज्यसभा के लिए 16। कहेगा लोकसभा में आरक्षित सीट कितना, आरक्षित सीट 6 गो। कहेगा विधानसभा में आरक्षित सीट कितना, आरक्षित सीट एससी के लिए है, एससी के लिए है 48 सीट, एससी के लिए 38 सीट, एससी के लिए 38 सीट, जबकि एसटी के लिए है 2 सीट, 2 सीट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। राज्यसभा में कितनी है, राज्यसभा में 16। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी क्या है, अनुमानित आबादी है 10 करोड़, अनुमानित आबादी 10 करोड़ 40 लाख 99 हजार, 40 लाख 99 हजार, और मिल जाएगा आपको 452। ये 2011 के अनुसार। लेकिन अभी 2023 में जातिगत जनगणना के आधार पर, जातिगत जनगणना जिस समय कराए थे 2023 में, उस समय बिहार की जनसंख्या कितना है, इसमें देखा गया है 13 करोड़ 7 लाख 13 करोड़ 7 लाख 25,370 25,370 जनसंख्या कितना 2023 के अनुसार। ठीक है, इसमें से सबसे ज्यादा हिंदू की कितना संख्या है, हिंदू वोटर, हिंदू 81%, कहेगा मुस्लिम कितना है, मुस्लिम 17%। जाति में सबसे ज्यादा जाति किसका वोट है, तो यादव का, यादव के लिए कितना परसेंट है, 14%, लगभग 14% यादव ही है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार अनुमानित आबादी कितना, अनुमानित आबादी तो कितना था 10 करोड़ में, 10 करोड़ 40 लाख, ये कितना हुआ 10 करोड़। लेकिन कहेगा अभी वर्तमान में कितना है, 2023 के अनुसार 13 करोड़। 36 में आइएगा, समांतर विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के कितना होना चाहिए, यानी कि विधानसभा की कितना होना चाहिए, विधान परिषद, यानी कि विधान परिषद की सीट जो होगा, विधान परिषद का सीट जो होता है विधानसभा की 1/3 होता, विधानसभा की 1/3 होता। लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो, मतलब विधान परिषद के जो चुनाव में सदस्य को जो चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, 1/3 सदस्य को कौन चुनता है, पंचायती राज। 1/3 सदस्य को कौन चुनता है, 1/3 सदस्य को विधायिका, यानी कि विधायिका चुनती है। उसके बाद 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। उसके बाद 1/12 को टीचर चुन के भेजता है। फिर 1/12 को बीए पास यानी ग्रेजुएट व्यक्ति, ग्रेजुएट पास छात्र इसको चुनता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1/3। बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, देखिए बिहार में कुल कितना जिला, 38 जिला। कहेगा परमंडल कितना, परमंडल 9 गो, अनुमंडल 101 गो, प्रखंड 534 गो, प्रखंड कितना 34 गो। कहेगा पुलिस जिला कितना, पुलिस जिला 40 गो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले, 38वां जिला शिवहर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को तय करते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा को तय करता है।
जबकि डुरंड रेखा किन देशों की सीमा को तय करती है? डुरंड रेखा आपको हो जाएगा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये कब आया था? रेड क्लिफ रेखा बना था 1947 में। लेकिन कहेगा डुरंड रेखा कब खिंचाया था? 1896 में। 1896 में। मैकमोहन रेखा 1914 में। चलिए, फीफा विश्व कप 2000 का आयोजन किस वर्ष हुआ? देखिएगा 2014 में जो हुआ था ब्राजील रूस में, 2014 में ब्राजील में हुआ। कहेगा 2018 में कहाँ हुआ था? तो रूस में। 2022 में कहाँ हुआ था? 2022 में कतर में। कतर में कौन विजेता रहा था? विजेता फुटबॉल के विजेता कौन रहा? अर्जेंटीना। अब कब होगा अगला? 2026 में। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। ब्लड कैंसर के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? देखिए ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर के मतलब वो उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। हीमोफीलिया जो होता है जिसका खून नहीं जमता, थक्का नहीं जमता। मंगलयान 2013 को श्रीहरिकोटा में परिक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? देखिए श्रीहरिकोटा यहाँ पर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोला जाता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसको बोला जाता है व्हीलर द्वीप पर खड़ा है ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं से छोड़ा गया था कौन? मंगलयान को छोड़ा गया था 2013 में। जबकि कहेगा चंद्रयान वन को कब छोड़ा गया था? 2009 में। चंद्रयान को कब छोड़ा गया था? चंद्रयान को 2008 में छोड़ा गया था, 2008 में। लेकिन चंद्रयान 2 को कब छोड़ा गया था? 2019 को। लेकिन ये क्या रहेगा था? असफल रहा था, मतलब ये सतह पर लैंड नहीं कर पाया था। उसके बाद चंद्रयान 3 को छोड़ा गया कब? 2023 को। जहां लैंड किया रोवर, उसको क्या बोला गया? शिव शक्ति पॉइंट। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। श्रीहरिकोटा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। देखिए उस देश का इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं गुजरता। देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से गुजरता है? इधर से आता है, यहाँ पर ये मानसरोवर झील, इसी मानसरोवर झील से इस तरह से यहाँ पर आता है यहाँ से इस तरह से आकर इधर चला जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को बोला जाए तो ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। लेकिन जबकि भारत में कहेगा, भारत में कितना है? तो 619 किलोमीटर। भारत में कितना किलोमीटर चलता है? भारत में कितना किलोमीटर तक के बहता है? भारत में कितना किलोमीटर तक के बहेगा? तो 816 किलोमीटर। 916 किलोमीटर। भारत में 916 किलोमीटर तक ही चलता है। तो कहेगा भारत को इस तिब्बत में, चीन में कौन सा बोला जाता है? तो सांगफू नदी। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी बोला जाता है। दिहांग। जैसे ही असम में आइएगा तो इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा। जैसे ही बांग्लादेश में जाता है तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है पद्मा। यमुना नदी। उसके बाद देखो भारत से इधर से भी आता है वो नदी जिसको नाम है गंगा ब्रह्मपुत्रा के मिलन स्थल को हम क्या बोलते हैं? मिल जाता है तो इस नदी को हम मेघना बोलते हैं। मेघना कहाँ? बांग्लादेश में। तो कौन सी नदी कहाँ से नहीं गुजरती? तो बताइए कहाँ गुजरता है? चीन में गुजरा, भारत में गया, बांग्लादेश में। तो चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार में नहीं गुजरता।
43। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है, बताइएगा। ये साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से जुड़ी है। टेनिस से कहेगा तो सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। कुश्ती से विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। 44। कीनन स्टेडियम किस राज्य में है, कीनन स्टेडियम किस राज्य में है। देखिए कीनन स्टेडियम कहाँ है, कीनन आपको मिलेगा जमशेदपुर में। कहाँ मिलेगा, जमशेदपुर में। कोलकाता में कौन है, ईडन गार्डन, ईडन गार्डन। कटक में कौन सा है, हराबी, बहराइच, जो भी है। तो जमशेदपुर हमारा आंसर हो जाएगा। बाराबंकी। फिजी की राजधानी कौन सी है, देखिए फिजी की राजधानी सुबा है। किंगस्टन किसकी राजधानी है, बताइए किंगस्टन किसकी राजधानी है, किंगस्टन, किंगस्टन किसकी राजधानी है, तो सेंट विंसेंट का, सेंट विंसेंट का, सेंट विंसेंट का। पारामारिबो किसकी राजधानी, पारामारिबो, पारामारिबो आपको राजधानी मिलेगा सूरी नाम का, सूरी नाम का। फोर्ट लुइस किसका है, मॉरिशस का, मॉरिशस का। सुबह किंगस्टन करना सेंट विंसेंट का। 46 में आइएगा। शुद्रक ने मृच्छकटिका से नाटक लिखा था, इसका मतलब क्या होता है। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है, आंसर यही होगा। मृच्छकटिकम किसने लिखा था, शुद्रक ने। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, देखिएगा कुचिपुड़ी किसका है, तो आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु के कौन हो जाएगा, तमिलनाडु के। महाराष्ट्र को हो जाएगा लावनी, तमाशा, नौटंकी, सब कहाँ है, केरल के हो जाएगा भारतनाट्यम, भारतनाट्यम, कथकली। तमिलनाडु में कौन है, तमिलनाडु के, तमिलनाडु को मिलेगा आपको, तमिलनाडु के तमिलनाडु का आपको मिल जाएगा, हो जाएगा तमिलनाडु भारतनाट्यम, तमिलनाडु भारतनाट्यम। इसको होता मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये भारतनाट्यम। आंसर क्या जाएगा, पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, मुंशी गोदान भी लिखा गया, गबन भी लिखा गया, रंगभूमि, ये तीनों किसके द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोरा लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। एक वहां इनका लिखा गया था गीतांजलि, गीतांजलि, गीतांजलि के कारण 1913 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोरा। 49 में देखें, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं रहे होते। 149 में वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न का पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है, किन्हें दिया गया है। SR टी रामा, NT रामाराव, RS तेंदुलकर और PV नरसिम्हा राव, A राज तेंदुलकर, प्रो CN राव। सही है आंसर, ठीक है। लेकिन कहेगा पहली बार किसको मिला था, 1954 में CV रमन, CV रमन। दूसरा आदमी को मिल रहा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कहेगा 2025 में किनको मिला है, 2025 में मिला है, 2025 में मिला है LK अडवाणी को, अडवाणी को। उसके बाद कहेगा किसको, तो PV नरसिम्हा राव को, PV नरसिम्हा राव को। MS स्वामीनाथन को, स्वामीनाथन को मिला। उसके बाद कहेगा कर्पूरी ठाकुर को, कर्पूरी ठाकुर कितना 2025 में मिला गया। कहेगा कि दो विदेशी व्यक्ति किसको मिला, एक 1987 में मिला खान अब्दुल गफ्फर खान,